हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज एक इंपॉर्टेंट खबर केरल से आ रही है, जहां वाइल्ड लाइफ एक्ट में अमेंडमेंट की डिमांड उठ रही है। और ये डिमांड नई नहीं है, पिछले कई महीनों से उठ रही है। इस पर राज्यसभा में भी खूब चर्चाएं हुई थी। देखिए, ये 14 फरवरी 2025 की न्यूज है, जिसमें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में क्लेम किया गया 460 जिंदगियां गई हैं केरल में पिछले 5 साल में। और ये गवर्नमेंट ने डेटा बताया था राज्यसभा के भीतर। उस समय भी ये डिमांड उठ रही थी कि वाइल्ड लाइफ एक्ट में संशोधन किया जाए और नॉर्म्स को इजी किया जाए। तो पूरा मामला क्या है, इसको भी समझते हैं। और इसमें यह भी समझेंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एग्जाम के लिहाज से जाननी चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई, अनुमति देने की मांग क्यों की गई है केरल में वन्य जीवों को मारने की, उसका सबसे बड़ा रीजन है ये डेटा 2016 से 17 और 16-17 से लेकर 24-25 तक। ये डेटा सजेस्ट करता है कि केरल में वन्य जीवों के हमलों में लगभग 919 लोग मारे गए हैं और करीब करीब 9000 लोग घायल हुए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया था, जो मैं अभी आपको बता रहा था न्यूज, की राज्य में 2020 से 2024 के बीच में मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण लगभग 460 मौतें हुई हैं और 4527 लोग घायल हुए हैं। दोनों डेटा में अंतर यह है कि यह डेटा 16-17 से लेकर 24-25 तक है, जबकि यह 2020 से 2024 की है। अकेले 2024 में ही जानवरों के साथ संघर्ष में 926 लोग घायल हुए हैं। और यह सब डेटा सरकारी आंकड़े हैं जो राज्यसभा में पेश किए गए हैं। सरकार ने 941 में से 273 गांवों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया है। और यह किस सरकार ने किया है? ऑब्वियसली केरल सरकार ने किया है। परेशानी क्या है कि बाघ, तेंदुआ, हाथी, बाइसन, जंगली सुअर, बोनेट मैकॉक, ये सब आ जाते हैं खेतों में या फिर रिहायशी इलाकों में। अटैक हो जाता है, लोगों के साथ संघर्ष होता है इन वन्य जीवों का और लोग मारे जाते हैं, या फिर खेती की बर्बादी होती है, खड़ी फसल बर्बाद हो जाते हैं, तो लोग डर रहे हैं खेतों में काम करने से भी। जैसे बोनेट मैकॉक है, जो बंदर की एक प्रजाति है, और मोर, ये जीवन के लिए खतरा तो नहीं है, लेकिन इनके बार बार हमलों से हो क्या रहा है, किसान खेती की भूमि को छोड़ने को मजबूर हो जा रहे हैं। तो इससे खेती को नुकसान हो रहा है, उनकी आजीविका पर संकट आ रहा है। अब सवाल है कि केरल की सरकार चाहती क्या है केंद्र सरकार से। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में आप जानते हैं। उसमें संशोधन चाहती है केरल की सरकार, ताकि जो मैन ईटर जंगली जानवर हैं, आदमखोर जंगली जानवर हैं, उन्हें मारने की अनुमति एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए मिल सके, ताकि उसे मानव आवास में घुसने वाले जो जंगली जानवर हैं उसको मारने की अनुमति मिल सकते। अभी जो मौजूदा कानूनी ढांचा है उसके कारण ये पॉसिबल नहीं होता। खास करके अधिनियम में अगर अनुसूची 1 के तहत संरक्षित पशु हैं, जैसे बाघ है, हाथी है, तेंदुआ है, ये सब संरक्षित हैं अनुसूची 1 के तहत, तो उन पर तो सवाल ही नहीं है कि किसी तरीके का अटैक किया जा सके। शिकार तो किया ही नहीं जा सकता है। खतरनाक जंगली जानवरों को मारने का अगर आदेश देना है, तो ऐसा नहीं है कि अधिनियम में इसका प्रोविजन नहीं है, लेकिन प्रोविजन के लिए बहुत सारी शर्तें हैं। और राज्य का जो मुख्य वन्य जीव वार्डन है, उसको जब ये आश्वस्त हो जाए कि किसी जंगली जानवर को पकड़ा नहीं जा सकता, उसको बेहोश नहीं किया जा सकता, या फिर उसको अन्य स्थान पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, और वो आदमखोर प्रवृत्ति का है, या फिर ऐसी डिजीज से ग्रस्त है, या डिसेबल हो गया है कि अब वो ठीक नहीं हो सकता है, तभी उस कंडीशन में ये वार्डन इस बात का ऑर्डर दे सकता है कि चलिए अब मारने का ऑर्डर पास किया जाता है, अदरवाइज नहीं। मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने के दौरान ही बाघ संरक्षण प्राधिकरण और प्रोजेक्ट एलिफेंट स्कीम की भी सलाह का पालन करना चाहिए। यह भी एक क्लॉज है। ऐसे पकड़े गए जानवरों को कैद में नहीं रखा जाना चाहिए। अगर कैद में रखना पॉसिबल होगा तभी कैद में रखा जा सकेगा। पॉसिबल इन द सेंस कि मैंडेटरी होगा उन जानवरों की भलाई के लिए, तभी इन्हें रखा जा सकता है, अदरवाइज इन्हें कैद में नहीं रखा जा सकता है, अदरवाइज तो इन्हें छोड़ना होगा। जीवन और खेती के लिए खतरा पैदा करने वाले जानवरों को एक निश्चित अवधि के लिए मारने की अनुमति दी जानी चाहिए, और यही डिमांड है केरल गवर्नमेंट की। ठीक है। जंगली सुअर के मामले में, जैसे जंगली सुअर नियंत्रण प्रणाली, जिसमें लाइसेंस्ड शूटर्स से उनको मरवाया जा सकता है, शिकार करवाया जा सकता है, लेकिन इसमें एक क्लॉज ये है कि भाई जंगली सुअरों को मारने के पहले ये पता कीजिए कि वे प्रेग्नेंट हैं कि नहीं। अगर प्रेग्नेंट हैं तो उनको मार नहीं सकते। तो ये इस तरह के गाइडलाइंस हैं जिसकी वजह से केरल सरकार कोई भी प्रयास जो कर रही है वो विफल हो जा रहा है। जैसे धारा 62 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, सेक्शन 62, इसके तहत जंगली सुअरों को डिमांड की जा रही है कि एक निश्चित अवधि के लिए वर्मिन घोषित कर दिया जाए। यहां हिंसक जानवर लिखा है, लेकिन इसका असली जो शब्द है वो है वर्मिन। और वर्मिन का मतलब वे जानवर, जो छोटे छोटे जानवर जो बीमारियां फैलाते हों या फिर खड़ी फसलों को बर्बाद कर देते हों, उस तरह के जानवर। जैसे इसमें कौवे रखे गए हैं, इसमें चूहे हैं, तो इस तरह के जानवरों को वर्मिन कहते हैं।
और जो बोनेट मैकॉक है, जो कि बंदर की एक प्रजाति है, इसको भी खतरे को अगर दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे अनुसूची 1 की श्रेणी से हटाना होगा, क्योंकि जब तक ये अनुसूची 1 की श्रेणी है कठोर रूप से इसका संरक्षण है, और 2022 में ही इसे अनुसूची 2 से निकालकर अनुसूची 1 में शामिल किया गया था। तो ये सब डिमांड्स हैं केरल की, और केरल के आम लोगों की भलाई के लिए ये केरल की सरकार चाहती है कि इसमें संशोधन किया जाए। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले 10 जून को इवनिंग बैच शुरू हो रहा है 2026 के लिए, प्रतिज्ञा बैच, और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अमृत लाइव कोड का यूज कर सकते हैं, 29,999 रुपए से ये कोर्स आपको मिलेगा। अगर इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप कुछ मत कीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करके आप वहां पहुंच जाएंगे, जहां इसके PDF मिल जाएगी, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और वहीं पर आप एडमिशन ले सकते हैं। अब सवाल है कि भाई वन्य जीव अधिनियम 1972 है क्या? देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए वन और जंगली जानवर और पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। यानी 1976 तक ये समवर्ती सूची का विषय नहीं था, राज्य सूची का विषय था। अब 1976 से समवर्ती सूची का विषय हुआ। जंगली जानवरों और पौधों, ध्यान रखिए हमेशा, पौधों को भी संरक्षित किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए, उनके आवास के प्रबंधन के लिए, उनसे जो उत्पाद बनते हैं उनके व्यापार को रेगुलेट करने के लिए और नियंत्रण के लिए ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, कानूनी ढांचा प्रोवाइड करता है ये एक्ट। राज्य सरकारें, एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है CWLW, मुख्य वन्य जीव वार्डन, ठीक है, इसकी नियुक्ति करती हैं कौन? राज्य सरकार। कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और केंद्र सरकार किसकी नियुक्ति करती है? वन्य जीव संरक्षण निदेशक, उसके अधीनस्थ जो सहायक निदेशक हैं और अन्य अधिकारियों की। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा एग्जाम के लिहाज से कि मुख्य वन्य जीव वार्डन जो होता है वो राज्य सरकारें नियुक्त करती हैं, जबकि केंद्र सरकार वन्य जीव संरक्षण निदेशक को नियुक्त करता है। इसमें 4 अनुसूचियां हैं, पहले 6 अनुसूचियां थीं, अब 6 अनुसूचियों को 2022 में संशोधित करके 4 में समेटा गया। तो 4 अनुसूचियां हैं फिलहाल इसमें। अनुसूची 1 में जो उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त पशु प्रजातियां हैं उनको शामिल किया गया है, जैसे बाघ, हाथी, इस तरह के। और अनुसूची 2 में सुरक्षा के कम स्तर वाली पशु प्रजातियों को शामिल किया गया है। अनुसूची 3 में संरक्षित पौधों की प्रजातियां हैं। अनुसूची 4 में साइट्स के तहत सूचीबद्ध प्रजातियों के लिए अब अनुसूची 4 को किया गया है। ये 2022 के बाद की स्थिति है, पहले इसमें 6 अनुसूचियां हुआ करती थी। अधिनियम के तहत कौन कौन सी बॉडीज बनाई गई हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, जो कि एपेक्स बॉडी है इसमें, उसको बनाया गया है। और वन्य जीव बोर्ड जो है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। कभी सवाल में आपसे पूछा जा सकता है। उपाध्यक्ष के तौर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बोर्ड का उपाध्यक्ष होता है, और भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं इसमें। यह सलाहकारी निकाय है, ध्यान रखिएगा, ये एडवाइस देता है, बाध्यकारी नहीं होती है इसकी सलाह। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति एक बनती है। यही बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, एक समिति का गठन करता है जिसका अध्यक्ष होता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। जिस तर्ज पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड बनाया गया है उसी तर्ज पर स्टेट का भी एक बोर्ड बनाया गया है वाइल्ड लाइफ के लिए, उसको राज्य वन्य जीव बोर्ड कहते हैं। और इसमें जैसे वहां प्रधानमंत्री अध्यक्ष है, यहां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं ये बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अधिनियम के तहत गठित और निकायों की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट निकाय है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसके तहत प्रोजेक्ट टाइगर चलता है, या टाइगर जो रिजर्व्स हैं उनकी अनुमति होती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ही इसका भी अध्यक्ष होता है और राज्य पर्यावरण मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। यह भी इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि इसके बारे में और डिटेल आपको नॉलेज होनी चाहिए। सेंट्रल जू अथॉरिटी, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, जिसका अध्यक्ष एक होता है और एक सदस्य सचिव होता है, और साथ में टोटल मेंबर्स की बात करें तो 10 सदस्य होते हैं। इसमें भी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो ये आपको याद रखना है कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का भी अध्यक्ष होता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का भी अध्यक्ष पर्यावरण मंत्री होता है, ठीक है। बोर्ड की बात करें तो केंद्रीय वन्य जीव बोर्ड जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है, राज्य वन्य जीव बोर्ड है उसका अध्यक्ष कौन होता है, ये सब भी सवालों में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो भी है जिसका गठन इसी अधिनियम के तहत किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लेते हैं जिस पर केरल सरकार डिमांड कर रही है। देखिए, जो सेक्शन 9 है इस अधिनियम का, ये उसी अधिनियम का स्क्रीनशॉट है। तो इसमें वही सेम बातें जो अधिनियम में लिखी हुई हैं वो एग्जैक्टली इसमें है। तो सेक्शन 9 कहता है शिकार का प्रतिषेध, और कहता है कि अनुसूची 1 से लेकर 4 तक में निर्दिष्ट किसी भी वन्य प्राणी का धारा 11-12 के अधीन उपबंधित जो
प्रोविजंस हैं उसको छोड़ दिया जाए तो शिकार नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सीधा सीधा लिखा है कि भाई अनुसूची 1 से 4 तक में जितने भी जीव हैं उनका शिकार नहीं होगा, लेकिन 11-12 उसका अपवाद है। अब 11-12 में क्या है ये देख लीजिए। सेक्शन 11 कहता है कि कुछ परिस्थितियों में शिकार की परमिशन दी जा सकती है। और ये शिकार की परमिशन दी जाती है कैसे? देखिए, सब कुछ होते हुए भी अगर जो मुख्य वन्य जीव संरक्षक को ऐसा लगता है कि कोई वन्य प्राणी मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है, पहला कंडीशन क्या है, मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है, या फिर ऐसा डिसेबल हो गया है, निःशक्त हो गया है या रोगी हो गया है कि अब वो ठीक नहीं हो सकता, तब वह लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे प्राणी का शिकार करने के लिए या करवाने की परमिशन दे सकता है। तो ये एक पॉइंट हो गया कि भाई परमिशन दी जा सकती है, लेकिन क्या कंडीशन है, वो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो या ऐसा निःशक्त या रोगी हो गया हो कि ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन ये आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि चीफ वार्डन को ये नहीं समझ आ जाता कि ऐसा जो जंतु है, प्राणी है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता है, उसको बेहोश नहीं किया जा सकता है या फिर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। यही पॉइंट्स हैं जिसमें अमेंडमेंट की जरूरत बताई जा रही है। और ऐसे प्राणी को जब पकड़ा जाए तो बंदी बनाकर नहीं रखा जाएगा तब तक कि जब तक मुख्य वन्य जीव संरक्षक यानी जो चीफ वार्डन है उसको ये नहीं समझ आ जाता कि ऐसे प्राणी को वन में फिर से पुनर्वासित नहीं किया जा सकता, तब तक वो उसको कैद करके नहीं रख सकता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर आपको जानकारी होनी चाहिए थी। ठीक है, साथ में ये कहा गया है कि अपने या किसी अन्य व्यक्ति की डिफेंस में अगर किसी वन्य प्राणी को मारना पड़े या घायल करना पड़े तो वो अपराध नहीं होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा में मारा गया या घायल किया गया कोई वन्य प्राणी सरकारी संपत्ति होगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला सेक्शन है 12। ये और भी इसमें प्रोविजंस हैं लेकिन हम लोग पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ सेक्शन 12 में क्या बातें की गई हैं? सेक्शन 12 में कह रहा है कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक यानी वार्डन के लिए ये लीगल होगा, विधिपूर्ण होगा कि वो पूर्ण लिखित आदेश के लिए शिक्षा के मामले में, वैज्ञानिक अनुसंधान के मामले में, वैज्ञानिक प्रबंध के मामले में और भी बहुत सारे क्लॉज हैं, इस तरह के मामलों में वो ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए किसी भी वन्य प्राणी का शिकार करने के लिए परमिशन दे सकेगा। जैसे एजुकेशन रिलेटेड है, रिसर्च रिलेटेड है, साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड है, इस तरह के, या दवा वगैरह के लिए है, इस तरह के प्रोविजंस में बनाए ऐसे गए हैं प्रोविजन कि इस तरह के मामलों में दिए जा सकते हैं। तो ये सारे मुख्य बातें हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में। अब एक क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है, यूपीएससी प्रीलिम्स का लेवल का है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित निकायों और संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और यह वन्य जीव संबंधी मामलों की समीक्षा के लिए सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। राज्य वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन और जंगली जानवरों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण निदेशक और राज्य सरकार द्वारा मुख्य वन्य जीव वार्डन की नियुक्ति की जाती है। आपको बताना है इसमें से कौन से कथन सही हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4 और अंतिम जो दिख नहीं रहा है यहाँ पर चौथा ऑप्शन बना लीजिए डी, सभी 4। तो जरूर इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।